नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 24 जनवरी और 24 जनवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न आपका 100% ओरिजिनल है और जो बच्चा मुझे सेंड किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखिए मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट से कितना क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिला है। आशा करते हैं कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी शांति से रहें और देखते रहें, उनको भी फ़ायदा जरूर पहुँचाऊँगा। पंडित बिरजू महाराज किस को नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? देखिए, पंडित बिरजू महाराज मैं पहले ही बोल रहा था, इसको अच्छे से खंगालेगा एग्जामिनर और खंगाल रहा है। तो पंडित बिरजू महाराज को आज पूछा गया कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो इन्हें 1964 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन में 1964 दिया गया था और ये आपका राइट आंसर करके आना था। अब पंडित बिरजू महाराज से संबंधित अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं आपके एग्जाम हेतु। पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित है, कथक आपका उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य भी है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक स्थान कथक का भी है। 1986 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में कालिदास अवार्ड जो आपका मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं, वहाँ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2002 में लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुके हैं। तो पंडित जो बिरजू महाराज है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इन सभी अवार्डों को आपको देख लेना है अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न पूछा गया था, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, चांद पर थूकना मतलब होता है कि कोई आदमी जल्दी जल्दी में प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमान करने के चक्कर में खुद को अपमान हो जाना, इसे बोलते हैं चांद पर थूकना। तो खुद ही जो है अपनी जला लेना, अपना खुद अपमानित हो जाना, इसे बोलते हैं चांद पर थूकना। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें जादू टोना वर्णित है? अब देखिए, जिसको ये भी नहीं मालूम है कि सबसे छोटा वेद कौन है, तो वो जादू टोना से आराम से पकड़ सकता था। और मैं सब दिन बताते आया हूँ, जब जब वेद की क्वेश्चन आया पूरा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट छाप के दिया और जो है आपको पीडीएफ भी दिया। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतना टटोल के एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ और आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप शेयर और लाइक नहीं करते हैं। ये बड़ी कंजूसी है दोस्तों, ऐसा मत किया कीजिए। शेयर लाइक कर दिया कीजिए, आपका कोई पैसा नहीं जाता है। मेरा थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए और अच्छे से काम करने को सोचता हूँ। दोस्तों, तो ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे अंत वेद है, यानी 4 वेद है, जिसमें सबसे बाद वाला वेद भी आपका अथर्ववेद है। सबसे नवीन वेद भी पूछ दिया जाए तो आपका अथर्ववेद ही आंसर होगा। अब आइए थोड़ा वेद पे मंथन कर लें। वेद 4 है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ी वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, इसके अलावा संगीत वाला वेद कौन सा है, तो ये सामवेद है। सामवेद के जो उपवेद हैं ये गंधर्व वेद है। ये एक एक बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। उपवेद भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पीसीएस में पूछ रहा है वैसा ही क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके से छोटे मोटे एग्जाम भी पूछने लगे हैं। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा जो है आपका मतलब किल्लत है, बेरोजगारी है, तो क्वेश्चन की लेवल थोड़ा घुमाएगा जरूर। अब उपवेद पूछ दिया और बच्चे वेद मार के आ गए तो हो गया काम खत्म। गद और पद दोनों में लिखा गया वेद जो है ये आपका यजुर्वेद है। जादू टोना वाला वेद जो है ये आपका अथर्ववेद है और सबसे छोटा वेद है, सबसे नवीन वेद है। इसके अलावा सबसे पुरानी पुराण जो है ये आपका मत्स्य पुराण है, साथ ही साथ सबसे प्रमाणिक पुराण भी है आपका मत्स्य पुराण ही है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। इस प्रकार से आप याद इसे भी रखें, क्योंकि ये आंकड़ा भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सामवेद का उपवेद जो है ये गंधर्व वेद है, क्योंकि आप जानते हैं सांग वेद जो है ये संगीत से जुड़ा हुआ है, तो गंधर्व जो है आपका देवता उपता से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये जो है आपका सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद जो है ये आपका आयुर्वेद है। एक प्रश्न आपके ही एग्जाम में छपा था कि चरक संहिता किस वेद से उद्गत है, तो आपका आयुर्वेद जो ऋग्वेद के उपवेद है वहाँ से लिया गया है। और गायत्री मंत्र जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आता है? अपने तरफ से जो मैं प्रैक्टिस सेट दिया था वहाँ उसको जाके टटोलिए, जिस दिन एग्जाम नहीं था वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत दिन की एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र से। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो नहीं, अगर एक बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाते हैं तो बोर्ड पे लिख के आपको 25 बार बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से ही बताना चाहूँगा कि आप देखिए। मुझे जो है ज़्यादा फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ही बच्चा मेरे से जुड़े हुए हैं उसका अच्छे से भला हो, बस यही चाहता हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपके भाग 5 में है और संघ से जुड़ा जो आर्टिकल है इसी में आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो 52 से लेकर 150 तक है। ठीक है, ये संघ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, 52 से लेकर 150।
इसी में 124 जो आर्टिकल है ये आपका सुप्रीम कोर्ट से है, और इसी लगे हाथ आप याद रखेंगे 129 आर्टिकल जो है इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड अभिन्यायालय करार दिया गया है, यानी जो अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट किसी सजा के मामले में कोई फैसला अगर सुनाएगा तो वो फैसला जो है एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है, और उससे नीचे वाला जो न्यायालय होता है उस पर अमल करते हैं सेम गलतियां के लिए। इसे रिकॉर्ड अभिन्यायालय कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसी के जो है आपका हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद है ये 214 है, और इसे भाग 6 में रखा गया है। जैसा कि भाग 6 जो राज्यों से संबंधित है, तो ये आपका 151 से 237 तक जो है भाग जो है आर्टिकल जो है राज्यों से संबंधित है, तो इसी के बीच आपका 214 आ गया जो हाई कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में होती है, और ये दिल्ली में है। देश में जो अभी 25 न्यायालय है, उच्च न्यायालय, और ये सबसे लेटेस्ट वाला अगर आपसे कोई पूछ दे तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे लेटेस्ट वाला उच्च न्यायालय है। जैसा कि तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बनाया गया था। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 49वें पूछे तो यूयू ललित जो है आपके 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, और इसके बाद रमन्ना साहब जो हैं आपका 48वां हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो अभियान में किस जगह से एंट्री ली थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है डूबने को है, तो इसको बचाने के लिए राहुल गांधी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये आपको जो है जगह जगह पैदल ही जा रहे हैं। इसी यात्रा में प्रियंका गांधी और उनके बच्चे यानी राहुल का भांजा दोनों शामिल हुआ था आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और भी एक स्टेट का नाम दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई पहले ही बता चुके हैं, और सब दिन बताते हैं आपको। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एक और है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये तीनों की ईस्वियाँ भी आपके काफ़ी काम के होते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की ईस्वी यहाँ पे छपा है, 1961 में होती है इसकी शुरुआत। 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया है। VVI कर लीजिएगा जिनका आगामी दिन में एग्जाम है। साथ ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से हुआ था, और 1992 में सबसे पहले जो है विश्वनाथ आनंद साहब को, जो शतरंज के मास्टर हैं, उनको दिया गया था। इनका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म पे जो है इनका नाम रखा गया है। 29 अगस्त आपको याद होगा, जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और अगर आपसे कोई विश्व खेल दिवस पूछ ले तो 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, और ये फर्स्ट इकलौता आदमी है जिन्हें इस बार 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल यानी 2021 के लिए यह पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के खिलाड़ी थे, और 2 में से एक मिताली राज और एक जो है सुनील छेत्री फुटबॉलर थे। ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1985 में होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यान रखिएगा किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि कोच को, मास्टर को दिया जाता है। इसके अलावा ऊंची दुकान फीकी पकवान मुहावरा का सही अर्थ पूछा गया था, तो ये तो बहुत कॉमन सा बात है कि भाई नाम के अनुकूल नहीं होना, नाम जैसा नाम बड़ा और काम छोटा होना। नाम है देवव्रत और काम कर रहे हैं नीची, है ना, तो इसके लिए जो है आपका ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का जो है उपयोग किया जाता है। आपातकाल कौन घोषित करता है, तो इसके लिए जिम्मेवार है राष्ट्रपति। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाना हो तो आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। इसके लिए जो है उस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, और तब राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। ओवरऑल आपातकाल के लिए जो जिम्मेवार है ये आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। इसके अलावा आपातकाल के 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360, जिसमें 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन है, और इसके अलावा जो 360 है ये वित्तीय आपात है, जो अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। अगर आपसे कोई पूछे वित्तीय आपात कितनी बार लगी है तो 0 बार। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ऐसा प्रश्न आपको आ सकता है, तो ये जो है आपका जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बैमर संविधान से जो है आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। एक प्रश्न आपको पूछा गया है कि भाई अमृत शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए अमृत शब्द का विलोम जहर हो जाएगा, गरल हो जाएगा, विष हो जाएगा, है ना, सिंपल भाषा में विष हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए, लगभग यहाँ पे 14 प्रश्न प्राप्त हुए, सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आजकल मैं थोड़ा दूसरे काम में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए जो है पूर्णतः जो है आपको क्वेश्चन जो टोटल मैं लेके आता था इतना नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन इसके बाद भी जो बच्चे पोस्ट करेंगे उसको मैं जो कॉमन शिफ्ट वाला वीडियो होगा उसमें ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो वो वीडियो भी आप अटेंड करें अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो। साथ ही साथ ये PDF बहुत सारे गुरुजी जो है PDF का 25 रुपया 30 रुपया आपसे मांग रहा है, लेकिन मैं आपसे 0 रुपया चार्ज कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है हमारे यहाँ। PDF आप ले लीजिए, पढ़िए, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि देखिए मैं जितना चीज़ छापा
हूँ उससे दोगुना चीज़ तो मौखिक रूप से बका हूँ। तो दोस्तों ये जो मौखिक रूप से वाली बात है ना, ये आपके एग्जाम में बिना पूछे आ जाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में पीडीएफ तो मैं देने के लिए हमेशा चौबीसों घंटा तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।